तो ये कहना बहुत कठिन है कि भारत राष्ट्र और जो हमारा हिंदू धर्म है ये 22वीं सदी का मुंह देख भी पाएंगे या नहीं। वो नफ़रत ऐसी है कि इस दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी से बढ़कर दूसरी दुनिया यानी कि मौत की बात की ज़िंदगी तक जाती है, और अपनी जद में वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं भगवानों को भी लपेटे हुए हैं। तो चाइनीज़ जो है वो अपनी रातों की नींदें वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने और कन्वर्ट करके खुद जन्नत जाने या उनको कत्ल करके जहन्नुम भेजने के सपने देखने में जाया नहीं करते। सभी की बस एक ही दिली तमन्ना है कि भारत हमेशा गरीब बना रहे, यहाँ भुखमरी और फसाद का आलम गालिब बना रहे हो जाए, और ये जाति और मजहब की बिना पर टूट कर बिखर जाए ताकि। लेकिन बहुत से लोगों की तरह मेरा भी गहरा विश्वास है कि ऊपर से जो भी समस्या बहुत ही मुश्किल या उलझी हुई लगती है उसका हल जो है वो अक्सर देखा जाए तो उतना ही सरल होता है। दरअसल ज़रूरत होती है एक ईमानदार प्रॉब्लम को एक ताज़ा तरीन और ईमानदार नज़रिए से देखने की। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तिरंगणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, सामान्यतः राज तिरंगणी में हमारी चर्चा के विषय होते हैं राजनीतिक, जिनका उद्देश्य होता है धार्मिक। धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, हम सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि चाहे व्यक्ति हो या देश हो या फिर कोई कौम, मोरल साइकोलॉजिकल या दुनियावी संबल के लिए दोस्ती का होना निहायत ज़रूरी है। हमने अपने पिछले एपिसोड में तय पाया था कि किसी भी मामले में दोस्ती के लिए 4 फैक्टर्स का होना अनिवार्य है: रेशियल, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। मतलब कि जात आधारित, जात का मतलब जाति नहीं, रेस आधारित, सांस्कृतिक, धार्मिक और या भाषाई। तो इन चारों जो वाइटल या क्रिटिकल सिमिलरिटीज़ या एफिनिटीज़ हैं, इनमें से एक फैक्टर का होना दोस्ती होने के लिए किन्हीं भी व्यक्तियों के बारे में या कौम के में या देश में होना अपरिहार्य है। अब इसे या तो अफसोसजनक हकीकत करार दें या आपदा में अवसर। हमारा जो प्रिय भारत देश है और हिंदू कौम है, इसकी दुनिया का जरा भी कोई महत्वपूर्ण अगर देश है तो उनमें से इन 4 में से किसी के साथ भी कोई साम्यता या एफिनिटी नहीं है। और नतीजा ये है कि अंग्रेज़ के जो महान कवि कॉलेज हुए हैं, उनके एंशिएंट मैरिनर की तरह हमारा देश और यहाँ की हिंदू कौम जो है वो ख़तरनाक शार्कों और मगरमच्छों से भरा हुआ एक महासागर में दुनिया को करार दूंगा, उसमें बिल्कुल अकेले भटक रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तेज़ी के साथ जो है देश के अंदर और बाहर जो है वो डॉग ईट डॉग या मत्स्य न्याय वाली स्थितियाँ गंभीर से गंभीरतर होती जा रही हैं, तो ये कहना बहुत कठिन है कि भारत राष्ट्र और जो हमारा हिंदू धर्म है ये 22वीं सदी का मुंह देख भी पाएंगे या नहीं। तो इसका कारण जो है वो बिल्कुल सीधा सा है। कारण यह है कि हिंदूज और जो हिंदू मेजॉरिटी इंडिया है, इनसे क्रिश्चियन और जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इसकी बुनियादी का मतलब एलिमेंटल या फंडामेंटल नफ़रत। वो नफ़रत ऐसी है कि इस दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी से बढ़कर दूसरी दुनिया यानी कि मौत की बात की ज़िंदगी तक जाती है, और अपनी जद में वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं भगवानों को भी लपेटे हुए है। और सिर्फ इतना ही होता तो शायद बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं होती, मगर असली दिक्कत यह है कि दोनों ही कौमें, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, या तो न्यूमरिकली या मिलिट्रीली या दोनों ही तरीके से हिंदूज से कहीं ज़्यादा पावरफुल और एग्रेसिव है, और उनके हिसाब से जो है वो दुनिया और जो भी कुछ कुफ्र और सिन है उसको समूल नष्ट करने के लिए अपने अपने धर्मों द्वारा ओथ बाउंड है, कृत संकल्प है। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि भाई साहब, नफ़रत और अदावत के जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, इसमें आप चीन को क्यों छोड़ दे रहे हैं। तो उनको मेरा जवाब है कि ये सही है कि आज की तारीख में चीन हमारा दुश्मन
ओके, जानी दुश्मन है। देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। मगर साथ ही ये भी सही है कि चाइनीज़ को इंडियन से ऐसी नफ़रत नहीं है जो दूसरी दुनिया, मतलब मौत के बाद वाली दुनिया तक जाती हो। जो चाइना और इंडिया के बीच में दुश्मनी है उसमें गॉड, सैटिन, काफिर, पैगन, हेवन और हेल जैसी एंटाइटीज़ या एलिमेंट्स, जो कि क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स और इस्लाम के फॉलोअर्स के जो है सच्चे फॉलोअर्स के लिए इस दुनिया और इंसानों से भी कहीं ज़्यादा जो है वो मायने रखती हैं, वो इन्वॉल्व नहीं है। जो कुछ भी है वो दिस वर्ल्डली है और स्ट्रेटजिक या टैक्टिकल जो भी कहें, और स्वार्थ या सेल्फिशनेस के दायरे में है। वो दूसरी दुनिया तक वो दुश्मनी जो है वो और गॉड्स और सैटिन तक नहीं जाती है। इस बात को अगर हम दूसरे तरीके से कहें और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए कहें, बिना लाग लपेट के सिंपलेस्ट शब्दों में कहें, तो चाइनीज़ जो है वो अपनी रातों की नींदें वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने और कन्वर्ट करके खुद जन्नत जाने या उनको कत्ल करके जहन्नुम भेजने के सपने देखने में जाया नहीं करते। बहरहाल इस बेपनाह नफ़रतों और अदावतों का डायरेक्ट आउटकम या इम्प्लीकेशन ये है कि जैसे जैसे भारत यानी कि यहाँ के साथ ही हिंदुओं की भी आर्थिक ताकत और संपन्नता बढ़ेगी, तो बाकी सारी दुनिया की ईर्ष्या और नफ़रत भी उसके ज्योमेट्रिक, डायरेक्ट नहीं, ज्योमेट्रिक प्रपोर्शन में 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 वाले प्रपोर्शन में बढ़ती चली जाएगी। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि चाहे चीन हो या ब्रिटेन, यूरोप हो या अमेरिका या पाकिस्तान और टर्की समेत सारे इस्लामिक देश, सभी की बस एक ही दिली तमन्ना है कि भारत हमेशा गरीब बना रहे, यहाँ भुखमरी और फसाद का आलम गालिब बना रहे हो जाए और ये जाति और मजहब की बिना पर टूट कर बिखर जाए, ताकि इन लोगों को जो है यहाँ के बाशिंदों को अपने हिसाब से कन्वर्ट और गुलाम करने का रास्ता पूरी तरह खुल जाए। तो ये जो बेहद और कठोर और कड़वी हकीकत है, इसको देखते हुए जो भारत के हिंदू हैं उनके सामने सीधा सा सवाल एक ही है, बेयर सर्वाइवल एज हिंदूज एंड भारतीज। और इसका तरीका भी या रास्ता कम से कम मेरी नज़र में बिल्कुल सीधा है कि वो किसी पावरफुल देश या देशों के साथ दोस्ती या गठबंधन की जो मृग मरीचिका है, जो कि संभव नहीं है, उसके पीछे भागने की बजाय अपना सारा अटेंशन, ध्यान, एनर्जी, रिसोर्सेज खुद को अंदर से, जैसे कहते हैं ना, अंदर से स्ट्रांग, और स्ट्रांग नहीं सुपर स्ट्रांग बनाने पर फोकस करें। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि किसी भी देश के सुपर स्ट्रांग बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी शर्त या कंडीशन है वो है उस देश का सुपर इकनॉमी बनना। लेकिन दोस्तों, सुपर इकनॉमी बनने के लिए भी एक ज़रूरी इंडिस्पेंसेबल या अपरिहार्य चीज़ है, और वो है ऐसे सारे सुलगते हुए अहम मसलों का निपटारा करना जो देश के भाग्य विधाता और जो हमारे नीति नियंता हैं उनका सारा टाइम और एनर्जी जो सामने मुंह बाए खड़े ये लाइफ और डेथ इश्यूज़ हैं उनसे उनका ध्यान डाइवर्ट करके देश और समाज की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए हैं। अब क्या हैं ये मसले, ये बताने के लिए किसी को भी इस नाचीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस पवित्र भारत भूमि में पर जन्म लेने वाला हर एक बच्चा जिस दिन से वो अपना डायपर और वो चुसल्ली छोड़ता है, उसी दिन से उसे समझने आने लगता है कि उसने जो है भगवान ने समस्याओं और उलझनों की कैसी दलदल में उसे फंसा दिया है। फिर भी इनमें से कुछ मेन मसले हैं जिनके बारे में आपके इस अदने से यूट्यूबर को गलतफहमी है कि उसके पास यूनिक सोल्यूशन है। तो ऐसे कुछ मसले हम राज तरंगड़ी के अपने कुछ एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। जाहिर है इन मसलों के बारे में हर एक की अपनी जुदा राय होगी और कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से कम इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी अपनी जगह गलत नहीं होगा। बहरहाल इस बारे में आपकी नाचीज़ की लिस्ट मैं आपको सामने लाता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरी निगाह में जो अहम मसले हैं जिनका कि जो है वो जिनको सॉल्व करना जो है देश को इकनॉमी को सुपर स्ट्रांग बनने के लिए और
अल्टीमेटली देश की जो है और यहाँ के मूल निवासियों की सुरक्षा और भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक पर, मतलब नंबर एक नहीं, नंबर एक पर है भयंकर गरीबी और भुखमरी के अलावा जो है, जो भुखमरी हमारे देश में अभी भी कायम है, लोगों को गलतफहमी है, भुखमरी अभी ख़त्म हो गई है, और बहुत भयंकर मेल न्यूट्रिशन। इनके अलावा जो इनको एड्रेस करने के नाम पे जो सुरसा के मुंह की तरह फैलती हुई ये सब्सिडी रेवड़ी कल्चर है। सब्सिडी भी ज़रूरी है, लोगों की मदद भी ज़रूरी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो कल्चर ने जो रूट लेती जा रही है और जो एक कंपटीशन चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के, और आगे इसके बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। नंबर दो पर है, नंबर दो पर नहीं, मैं किसी प्रायोरिटी के उसमें नहीं कह रहा हूँ, ये नंबर दो पर हिंदू समाज को बांटने के साथ ही जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को मानसिक रूप से पंगु बना रहा है, वो रिजर्वेशन इशू। वो मैं समझाऊंगा कि कैसे ये हो रहा है। नंबर तीन पर है देश के समाज को बुनियादी स्टेज पर ही जो कमज़ोर बना रही है, वो हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। जो बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होने के साथ ही जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, और वो उनको जो है अल्टीमेटली वीक बनाना शुरू कर देती है और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने से रोकती है, उनको ज़िंदगी में उनका सही मुकाम हासिल करने से रोकती है। नंबर चार पर है भ्रष्टाचार और अपराध से निपटने में पूरी तरह नाकाम जो हमारी न्याय व्यवस्था, जिसमें पुलिस व्यवस्था भी शामिल है, वो। नंबर पाँच है देश को के किसान को जो उसकी खुद की मजदूरी है, जो उसके पूरे परिवार की मजदूरी जो किसान लगा रहता है अपनी खेती में, और उसको मजदूरी तक का पैसा जो दिलवाने में नाकाम उसकी जो कृषि व्यवस्था है, वो। नंबर छः पर है बांग्लादेशी घुसपैठ और उसके साथ ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती सांप्रदायिकता और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, जिसके भी इम्प्लीकेशन हम सामने देख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और गंभीर होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अभी 6 मुद्दे हैं, और ये जो मैंने जो लिस्ट में गिनाए हैं, ये प्रायोरिटी के क्रम में नहीं है, और ना ही ये लिस्ट किसी तरीके से एग्जॉस्टिव है। यहाँ जो सबसे अहम मसला वो छूट रहा है, और जैसे आप लोगों ने मार्क किया होगा, वो है हमारे देश में फैली हुई भयंकर बेरोजगारी का। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम इन मसलों को जो मैंने गिनाए हैं, इनको भी अगर संतोषजनक से ढंग से सुलझा लें, तो बेरोजगारी के साथ साथ करीब कम से कम 80% जो हमारी अंदरूनी समस्याएं हैं, वो बहुत हद तक जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, मतलब मुझे पूरा एहसास है कि इनमें से हर एक मसला जो है हद दर्जे तक उलझा हुआ और कॉम्प्लेक्स है, दुरूह या दुष्कर है, और ऊपर से जो आपका ये नाचीज है, ये कोई सोशल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक आइंस्टीन भी नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों की तरह मेरा भी गहरा विश्वास है कि ऊपर से जो भी समस्या बहुत ही मुश्किल या उलझी हुई लगती है, उसका हल जो है वो अक्सर देखा जाए तो उतना ही सरल होता है। दरअसल ज़रूरत होती है एक ईमानदार प्रॉब्लम को एक ताज़ा तरीन और ईमानदार नज़रिए से देखने की। तो इसी यकीन के साथ मैं अगले कुछ एपिसोड में मैं जो आपको समस्याएं गिनाई हैं, इनके हल पेश करने की कोशिश करूंगा। आप कहेंगे ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या आपने भारत के सामने जो मुंह बाए खड़े उस सवाल का भी कोई जवाब है आपके पास, जिसके चलते अगर ये सारे इशू हमारे जो है जो मैंने गिनाए हैं सॉल्व भी हो गए, बेरोज़गारी भी सॉल्व हो गई, तो भी देश का टुकड़े टुकड़े होकर कत्लो गारत के दरिया में डूब जाना निश्चित है। तो मैं बखूबी समझ रहा हूँ आप किस इशू की बात कर रहे हैं, और मुझे भी पूरा इल्म है कि अगर इस प्रॉब्लम का जल्दी हल नहीं खोजा गया, तो जो सारा किया कराया है, जो पिछले 70-80 साल में हमारे हुक्मरानों ने और नीति नियंताओं ने, कर्णधारों ने देश के किया है, और आगे भी जो करने वाले हैं, वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मज़ीद राहत की बात यह है कि ये इशू अब हमारे देश का ही नहीं रहा है, बल्कि जर्मनी से लेकर जापान, हॉलैंड से आयरलैंड, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक तकरीबन सारी दुनिया का ये इशू बन चुका है या तेज़ी से बनता जा रहा है। एनीवे, चिंता की कोई बात नहीं, इसका भी सलूशन हम लोग ढूंढेंगे मिलके, हम लोग आपस में मिलके निकालेंगे शनह शनह।
अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड में नए थीम और नए जज्बे के साथ। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे गुजारिश की थी कि इस नवजात स्टेज में आपका एक एक लाइक जो है वो संजीवनी बूटी के लिए की तरह काम करेगा मेरे इस चैनल को। और जहाँ तक सब्सक्राइब करने के लिए कहने की बात है, तो कम से कम एक समस्या का मैं आपके सामने हल पेश कर दूं, तब मैं आपसे जो है अपने को पाऊंगा कि मैं आपसे सब्सक्राइब करने के कहने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये कहना मेरे पार्ट पे एक प्रकार से धृष्टता होगी। तो आपका एपिसोड से अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदू।